हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BPSE 142 इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग वर्ल्ड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। वैसे तो इस टॉपिक की मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपलोड किया है, लेकिन आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो इसलिए थोड़ा आपको ये टाइमर और ये बैटरी वगैरह दिख रही होगी, तो उसके बाद मैंने इसका प्रिंट निकाला था। चलिए, इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर के लिए आप क्या चीज़ किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपके आंसर को कंप्लीट करने के लिए कुछ की पॉइंट्स को मैंने इसमें ऐड ऑन किया हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगी और आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसके आपको नेचर बताना है और टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स बताने हैं। तो बेसिकली अगर इसमें हम बात करें कि जो ये इसका जो प्रिंसिपल होता है फॉरेन पॉलिसी का, मतलब जैसे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं बाकी कंट्रीज़ के इसके साथ में, क्योंकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है। बहुत सारी चीज़ें हम डिफेंस में हो या नॉर्मल लाइफ में हो, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हो, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हो, तो हम लोग ना दूसरी कंट्रीज़ पे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही दूसरी कंट्रीज से चीज़ें ले रहा है और इंडिया से कुछ चीज़ बाहर जाती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कंट्रीज़ होती है ना, जितनी भी कंट्रीज़ हमारे पास में, तो उन सब में क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कुछ पॉलिसीज़ वर्क करती हैं जिसके बिहाफ पे हम जो हमारे रिलेशंस है ना उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो में बता रखा है कि यहाँ पे ना कुछ आपको प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। तो ये क्या है, काफ़ी डीप रूटेड है। डीप रूटेड का मतलब है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम इंटरनेशनल लॉज या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जो प्रैक्टिसेस है ना उसकी जब हम बात करते हैं, तो जो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं ना उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उनका। इनमें से फर्स्ट आता है पंचशील। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किन किन प्रिंसिपल से रिलेटेड बात करेंगे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रिंसिपल्स में आपको हेडिंग देनी है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें फर्स्ट आता है पंचशील। सेकंड आता है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। थर्ड वन इज पॉलिसी ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेसिज्म। ये तीन थी। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे आता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स and fifth one is foreign economic aid support or to UN stands for United Nation, international laws and the just and equal world over। तो यहाँ पे मेन आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन इनमें से जिस पे 2 पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एक तो आता है पंचशील के ऊपर और एक होता है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इन दोनों के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट्स काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। वेट, मैं इस बुक को हटा देती हूँ क्योंकि ना थोड़ा आप अगर अपने नोट्स बनाते हैं ना तो आपको ये नहीं होगा कि हाँ ये और भी अलग चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा ये पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है। इसके अलावा फॉरेन इकोनॉमिक एड। तो ये 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ये प्रिंसिपल्स है ना इसको अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब जो मैंने अभी आपको बोले ना 5 इनके जो नाम हैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी स्टार्टिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आता है पंचशील, सेकंड आता है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो अभी मैं पहले आपको बता रही हूँ पंचशील क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स आप अपने आंसर में इसमें एड ऑन करेंगे। देखिए हेडिंग दिख रही होगी आपको पंचशील। पंच वर्ड जो है ना इसका मतलब क्या होता है 5, कोई 5 चीज़ें जो इसमें हैं। तो यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे। अब इंडिया की जो पॉलिसी मेकर है ना उस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, पीस और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीस हम सबको चाहिए, मतलब शांति रहेगी तभी तो आप कहीं पे ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएंगे ना। मानिए आप पढ़ाई भी करते हैं तो उस टाइम पे अगर शोर रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगी तो ऑब्वियसली फोकस नहीं हो पाता है। तो पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री, स्टेट या नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे कि USA लगा लीजिए। तो ये क्या है, ब्रिटेन, ये सब चीज़ें क्या है डेवलप्ड है, इनमें काफ़ी हद तक ना चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन हमारा भारत अभी क्या है डेवलपिंग कंट्री है। अब जो जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका होता है ना तो वो काफ़ी पहले डेवलप्ड हुई थी, लेकिन कुछ कंट्री जो अभी डेवलप हो रही हैं जैसे कि हमारा भारत देश, ये क्या है डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसी जगह पे क्या दिक्कत होती है कि ये लोग ना कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब कि
जो कार्बन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो लेवल है ना वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे मेन आपको दो चीज़ें बता रखी है। जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना उनको एक चीज़ को ध्यान में ज़्यादा रखना पड़ता है। इवन दो चीज़ें हो गई, एक तो पीस और एक डेवलपमेंट, इनके बीच का जो लिंक है ना उसको मेंटेन करके हुए, बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट किसका होता है? सर्वाइवल होता है। किस चीज़ के लिए? मैनकाइंड के लिए। मतलब आगे ह्यूमंस भी ना तभी आगे कुछ चीज़ को सोच पाएंगे, बढ़ पाएंगे, जब ये चीज़ें हमें हमारी कंट्री में मिलेगी। अगर हम बात करें ग्लोबल पीस नहीं होगा, मतलब ग्लोबल लेवल पे शांति नहीं होगी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा अच्छे तरीके से, तो काफ़ी चीज़ें ना हमारे नेगेटिव होके आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जब बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस रहती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ वहाँ रहती हैं, मतलब कि टेररिस्ट अटैक लगा लीजिए, लड़ाई झगड़े लगा लीजिए, तो उससे जो इकोनॉमी है ना उस पर भी काफ़ी हद तक डैमेज, उसके ऊपर भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इन सब की वजह से ये काफ़ी चीज़ें आप पॉइंट्स में इसमें लिख सकते हैं। अभी मैं आपको पंचशील का इंट्रोडक्शन का बता रही हूँ कि आप इसमें कौन से पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में पंचशील के जो 5 जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं ना, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है वो मैं आपको समझाऊंगी। अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना कि ग्लोबल पीस क्यों ज़रूरी है, तो ये किस चीज़ से कनेक्ट किया गया है? जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 2 वर्ल्ड वॉर थे, कोल्ड वॉर और जो नॉर्मल वॉर हुआ था। तो इन दोनों वॉर्स में जो शीत युद्ध भी आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली वॉर का ही एक टाइप है। तो यहाँ पे उस टाइम पे हमें एक चीज़ देखने को मिली होगी कि जो प्रोग्रेस है ना उस पर किस तरीके से इंपॉर्टेंस आती है, किस तरीके से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। वॉर तो देखिए आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जो भी पढ़ा है हिस्ट्री में पढ़ा है तो उससे आप इतना नहीं जानते, लेकिन जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होती है ना वो आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोविड के टाइम का जो था उसमें आपने देखा कि हम लोग बिल्कुल रुक गए थे एक जगह पे, जो हमारी इकोनॉमिक थी ना उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। और देखने को मिला होगा नहीं, इवन मिला है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बताता है कि अगर ग्लोबल पीस रहता है ना, अगर ये कोविड फैलता नहीं, नॉर्मल लाइफ चलती रहती, पीस रहता, शांति मेंटेन रहती, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। टेररिस्ट अटैक आपने देखे होंगे पुलवामा में, या जो हमारे सोल्जर्स जहाँ पे होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की साइड में ज़्यादातर ये चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे समझा रखा है। तो जो फाउंडर है ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नेहरू गेव अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड पेस इन हिज पॉलिसी मेकिंग। तो जो इनकी स्टार्टिंग हुई है ना फॉरेन पॉलिसी की, वो नेहरू जी के टाइम का बता रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल इन्होंने प्ले किया था जो भारत के, हमारे देश के लिए जो पीस मेकिंग है ना, कि शांति को कंटिन्यू रखने के लिए, इसमें जो पॉलिसी मेकिंग में इन्होंने बहुत बहुत मेजर रोल प्ले किया था। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इसके अलावा आप इसमें जो वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है ना, मैंने यहाँ पे देखे दोनों टाइम पीरियड आपको दिख रहे होंगे, इसके बारे में भी ना कुछ की पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा वेटेज का आता है तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें मार्क्स स्कोर करने में। इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो आप लिखेंगे इसमें वर्ल्ड वॉर 1 का, 2 का, कोल्ड वॉर का, तो ये सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। अब जो हमारा भारत देश है ना उसे बहुत पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशन चाहिए, किसके साथ? बाकी कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सुपर बिग पावर्स और जो नेबरिंग नेशन होते हैं ना उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प मिलती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम पे। तो ये चीज़ हमें चाहिए। अब अगर हम बात करें जैसे कि जो पीस जो एग्रीमेंट्स होते हैं, पीस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक नेशन ना दूसरे नेशन के साथ में, या एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में उस पीस एग्रीमेंट को साइन करते हैं कि उनके जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो आर्मी है या जो उनकी इकोनॉमी है ना, उनकी इकोनॉमी पे दूसरी कंट्री के साइड से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। वो भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें। तो इस तरीके के जो पीस एग्रीमेंट होते हैं ना वो साइन करे जाते हैं, ट्रीटीज साइन करी जाती हैं रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो पाकिस्तान से एक रिवर जाती है जो सिंधु, आपने रिवर का सुना होगा, वहाँ पे क्या है उसको सिंधु वाटर, इंदुज वाटर ट्रीटी, सॉरी सिंधु कह रही हूँ मैं, इंदुज वाटर ट्रीटी आपने सुना होगा। तो वहाँ पे क्या है वो चीज़ ना, उसके लिए ट्रीटी करी गई है, मतलब संधि करी गई है कि अब वो दोनों हमारे भारत देश से भी निकलती है, पाकिस्तान से भी निकलती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उस चीज़ को शांत करने के लिए, उसको नॉर्मल तरीके से टैकल करने के लिए ना ऐसे पीस एग्रीमेंट करे जाते हैं। अब
जब हमने चाइना के साथ में जो पीस एग्रीमेंट है ना इसको साइन किया था, तो उस टाइम पे 5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे ना पंचशील के, वो ज़्यादातर सामने आए थे। तो वो 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो लिखना पड़ेगा कि जो 5 प्रिंसिपल्स थे ना इनको साइन कब किया गया था। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे ना पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, तो इनको साइन किया गया था 29 को अप्रैल 1954 में। उसके बाद में ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना 5 मेन प्रिंसिपल्स, ये हमारी जो इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशंस है ना उसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गए थे बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव में। तो अब इसमें जो 5 प्रिंसिपल्स है ना उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पांचों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे साथ में मार्क कर दिए हैं, आप ये पांचों पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है। कोई रिलीजन आप लगा लीजिए, कोई कंट्री की इंटीग्रिटी अगर आपको रखनी है, साथ में जोड़ के आगे बढ़ना है, तो आपको ना अपने जैसे हम लोगों होता है ना कि अगर आपका कोई रिलीजन है तो आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते। तो सेम नेक्स्ट जो सेकंड पर्सन होते हैं उनके भी यही थॉट्स होते हैं कि उन्हें भी अपने रिलीजन के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना है। तो वो भी क्या करते हैं, अपने रिलीजन को आगे कंटिन्यू करने का, सेम तरीके से बढ़ाने का ट्राई करते हैं। तो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवर्जिनिटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट आता है जो नॉन एग्रेशन है एक दूसरे के खिलाफ, मतलब ये नहीं कि आपस में आप लोग बढ़ेंगे। हर कंट्री का ना अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तरीका होता है, हर किसी की अपनी अलग बेसिक नीड्स होती हैं। तो उसमें जो नॉन एग्रेशन है ना कि लड़ाई झगड़ा, इससे जितना दूर रहेंगे तो लोग उतना अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप किसी से लड़ते भिड़ते ही रहेंगे तो आप अपने पे फोकस नहीं करेंगे। जितना आप शांति से चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे उतना ही आप खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, जो भी किसी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं ना उनके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट बहुत ज़रूरी है, और पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस होती है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये 5 मेजर प्रिंसिपल्स से पंचशील के, पंचशील वाले पॉइंट में आपको ये आंसर डेफिनेटली लिखना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पांचों पॉइंट्स। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अगर आपके पास में बुक या कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, अब ये जो प्रिंसिपल है ना, जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको पंचशील के बताए, बाद में इनको ना और इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था इस डिक्लेरेशन के अंदर, जो कि साइन कहाँ हुई थी, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में। और 1995 में ना इंडोनेशिया में ये जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी ना ये हुई थी, जहाँ पे ये जो पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। अब ये जो प्रिंसिपल है ना इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर प्रिंसिपल भी है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, जिसको NAM भी कहते हैं। और जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना उसको कंडक्ट करवाने में, गाइड करवाने में भी इनका अभी भी काफ़ी मेजर रोल प्ले रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट पंचशील। सेकेंड पॉइंट आता है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब जो नॉन अलाइनमेंट क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। ये एक कोर एलिमेंट है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो ये नॉन अलाइनमेंट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, और एक कोर एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इंडिपेंडेंस को, फॉरेन अफेयर्स बाय नॉट ज्वाइनिंग मिलिट्री अलायंस फॉर्म बाय द US एंड सोवियत यूनियन। अच्छा, अब इस आंसर में ना आप ये पोर्शन को याद रखिएगा, सोवियत यूनियन का, USSR जब टूटा था, रशिया और ये जो बाकी की कंट्रीज वहाँ से निकली थी। तो इस पॉइंट को भी आप अपने थोड़ा सा ना स्टैटिक पोर्शन के रख के लिख कर रखें कि अगर मानिए बाद में ना एग्ज़ाम्स ग्रेजुएशन के बाद में कहीं पे भी अगर आप अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ऑफिसर लेवल पे, चाहे PCS हो, UPSC हो, या फिर जो CGL वगैरह होता है, ऐसे एग्ज़ाम्स आप देते हैं तो इनमें ना हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पर ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। इसके बाद में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना वो एक ना उसमें कुछ ऐसा न्यूट्रलिटी है और नॉन इन्वॉल्वमेंट है, नॉन आइसोलेशन है। ये क्या है, एक पॉजिटिव और डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक कंसेप्ट का मतलब है जिसमें कॉन्टिन्यूशन में ना फ्लो में चलता हुआ जा रहा है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव और डायनामिक कंसेप्ट है। इसके अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल इश्यूज आ गए और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे मिलिट्री ब्लॉक हो गया। हर किसी की ना अपनी कंट्री की अपनी एक मिलिट्री होती है जिसकी वो प्रोटेक्शन करते हैं। इसके
अलावा जो नॉन अलाइनमेंट है ना, इसको जो पॉपुलैरिटी मिली थी, मतलब ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, इसको पॉपुलैरिटी कहाँ पे मिली? जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जहाँ पे डेवलप्ड हो गया था ना, डेवलपमेंट हो चुका था, वहाँ पे इतनी इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी जितनी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, जो डेवलपमेंट हो रहा था, जिसमें ग्रोथ हो रही थी, तो वहाँ पे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी। इसके अलावा जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इन सब के अलावा जो इंडिया है, हमारा भारत देश है ना, भारत ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है NAM, इसकी पॉपुलराइजिंग में, मतलब इसको पॉपुलर बनाने में, प्लस इसको कंसोलिडेट करने में। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही फर्म करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करना। तो इस चीज़ में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फर्म करने में, कंसोलिडेट करने में, पॉपुलराइज करने में हमारे इंडिया का बहुत मेजर रोल प्ले रहा था। स्पेशली जो नेहरू जी की जो लीडरशिप थी ना, उस टाइम पे ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिली थी आपको। तो यहाँ पे ये एशियन सॉलिडरिटी का आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली में 1947 की बात है, जब एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी ये एशियन सॉलिडरिटी की 1947 में। इसके अलावा जो और भी जो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंसेस थे ना, वो भी भारत में हुई थी। जैसे फर्स्ट यहाँ पे आपको बता रखिए 1947 में, इसके बाद में 1949 में भी हुई थी, जो कि एक तरीके का क्वेश्चन था किस चीज़ के ऊपर? जो इंडिपेंडेंस थी ना इंडोनेशिया की जो हमारा भारत देश है, वो कॉलोनियल रूलर जो है ना, उनके अगेंस्ट में जो इंडिया खड़ा हुआ था। तो ये चीज़ वहाँ पे इस पॉइंट में आप उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जैसे आपने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस लिखी जो नेहरू जी के लीडरशिप में हुई थी, इन जो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस थी, वो पहले आप लिखेंगे 1947 की। उसके बाद में सेकंड जो कॉन्फ्रेंस लिख सकते हैं वो आप 1949 की लिखेंगे, जो कि जो इंडिपेंडेंस था ना इंडोनेशिया का, उसके रिलेटेड आप उसमें पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। थर्ड जो आप इसमें कॉन्फ्रेंस का जिक्र करेंगे, जो लार्जर कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कहाँ की 29 कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करा था, जिन्होंने 29 कंट्रीज थी एशिया की, अफ्रीका की। तो ये कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी, लेकिन ये कब हुई? 1955 में। तो देखिए, पहला जो ईयर है वो है 1947, सेकंड आता है 1949 और थर्ड आता है 1955। तो ये तीनों मेजर ईयर्स आपको याद रखने हैं। और जो 1955 वाली है ना, वो सबसे मेजर कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कहाँ पे वो हुई थी, तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 1955 में जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, 29 कंट्रीज थी, जिसमें एशिया की और अफ्रीका की, जो कि इंडोनेशिया में हुई थी। तो उसमें आप क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इसकी जो फर्स्ट समिट थी ना, वो कब हुई थी? 1969 में। मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, वो हुई थी 1955 में, लेकिन 1961 में इसकी फर्स्ट जो समिट थी उसको हेल्ड किया गया। और इसके बाद में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था ना, ये आगे आगे बढ़ता चला गया। मतलब कि जैसे होता है ना कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करें, कोई भी मिशन है, कोई भी बिल है, या कोई भी मूवमेंट है, कुछ भी आप ऐसा स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में जब उसको पॉपुलैरिटी मिलती चली जाती है ना, तो वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। तो सेम चीज़ ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ में हुआ था कि इसकी स्टार्टिंग तो हुई थी, लेकिन उसके बाद में फिर इसको जैसे जैसे पॉपुलराइजेशन मिलती गई, जैसे जैसे इसमें कंसोलिडेट होते चले गए, तो ये आगे हद तक बढ़ता चला गया। और इसके बाद में सेवेंथ जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो समिट थी, वो कहाँ पे हुई? भारत देश में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में 1983 में। तो ये पॉइंट्स जो है ना, स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो भारत देश में, जो हमारे भारत में जो 1983 में जो इसकी अलाइनमेंट जो हुई थी, तो उसमें आप क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने कि किससे रिलेटेड थी, क्या चीज़ यहाँ पे हुआ था। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट के बेसिस पे ही हुई थी। जो भी पैलेस्टाइन का इशू था और जो भी डिसआर्मेंट जो डेवलपमेंट थी ना, उस चीज़ से रिलेटेड ये हुई थी। इसके अलावा कुछ इसमें जो है ना 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन के, वो भी चीज़ें आती हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कॉलोनियल लिबरेशन हो गया, पीस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना किसी भी मूवमेंट का, किसी भी ट्रीटी को साइन करने की, उसके पीछे की जो मेन वजह होती है वो होती है पीस, शांति रखना। कल्चर, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन हो गए, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, उनके बीच में। तो इन सब में जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसके अंडर ही इन सब ने जितने भी जो लीडर्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्होंने इस चीज़ के लिए प्लेज लिया, उन्होंने इस चीज़ के लिए शपथ ली कि हाँ, हम हमारी जो कंट्री है, जो
भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, स्पेशली पीस, कल्चर और जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है इनके बेसिस पे। इसके अलावा इन्होंने जितने भी मेंबर्स थे उनको जो भी, जैसे हर एक कंट्री का ना अपना एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, अपनी एक ग्रोथ डेवलपमेंट की नीड होती है, तो उस अकॉर्डिंग उनको एरिया प्रोवाइड करना और जो भी चीज़ें उनके पास में ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें उनको देने का बात किया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ना आपको बताया पैलेस्टाइन का, तो ये कौन सा है, क्या चीज़ है, ये एक होली लैंड है। कहाँ पे, एरिया कहाँ पे आता है, ये जॉर्डन रिवर और मेडिटेरियन सी के बीच का जो एरिया है वो है हमारा पैलेस्टाइन इशू। तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चंस के साथ में मैप को ऐड ऑन कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे आपको इस एरिया का बताया कि ये कहाँ पे है, तो ये आपने ना मैप में शो कर दिया, तो उससे क्या होता है एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ बच्चा काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ के आया है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ भी थे, जैसे इंडो चाइना के हो गए या फिर जो मसूद अजहर के जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तो इस तरीके के इश्यूज़ भी जो है ना आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ऐड ऑन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये आता है इसका इंट्रोडक्शन। जैसे जो ये इश्यूज़ वगैरह थे ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें इश्यूज़ में आती हैं, तो इसका यहाँ पे एक थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जो अगर हम भारत की बात करें तो जो एशियन सिविलाइजेशन था ना उस टाइम से लेके जो अभी तक जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली जो मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, तो ये सब चीज़ें आप जो है ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन सारे टाइम पीरियड्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रही थी। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब उन्होंने भी बहुत सारे जो डिटरमिनेंट्स थे, जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ना अलग अलग डिटरमिनेंट्स अभी आप पढ़ रहे हैं, पंचशील हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, तो ऐसे जब ब्रिटिशर्स थे ना तो उस टाइम पे भी काफ़ी हद तक हमारे इसके जो फॉरेन पॉलिसी है इसके काफ़ी ऐसे जो मूवमेंट्स थे, जो जो डिटरमिनेंट्स थे, तो वो सामने आए थे। अब इसके लिए क्या है, इसके जो पॉलिसी में जो कॉलोनियल पीरियड था जिसका हमें हमारे जो भारत देश है ना उसको काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ था। उन्होंने जितना भी जो इंटरेस्ट है या जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जैसे पीस है, कल्चर पर्सपेक्टिव है, तो इन चीज़ों को फुलफिल करने के पीछे भी काफ़ी हद तक हेल्प किया था इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ की हेल्प से। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो अभी हमारा भारत काफ़ी हद तक डेवलप्ड है, काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, और जो जितनी भी जो मिलिट्री फील्ड होते हैं, स्पेस है, रिलीजियस कल्चर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट और पर्सपेक्टिव रोल होता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जैसे हमारा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है या इसमें हमारी सजेशन एडवाइस मांगी जाती है, तो इस चीज़ को हमने जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन होती है ना उस चीज़ में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसको आगे बढ़ाया था और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा अब मेन हेडिंग आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना इसके कुछ डिटरमिनेंट्स आपको दे रखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स आपको दे रखे हैं। तो इसमें देखिए टोटल 7 डिटरमिनेंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है जोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड आता है पॉपुलेशन, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सिस्टम, फोर्थ वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 नंबर पे आता है रीजनल एनवायरनमेंट, नंबर 6 इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट, नंबर 7 इज़ मिलिट्री पावर। तो ये जो है ना ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 7 डिटरमिनेंट्स है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मेन हेडिंग पहले याद रखेंगे, उसके बाद में आप इसको पढ़ के अपने आप आंसर भी लिख पाएंगे। जैसे कि अगर हम जोग्राफिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या चीज़ें आती है, एरिया, साइज, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट आती है फॉरेन पॉलिसी की उसे हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा भारत देश है ना वो एक सेंट्रल पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है एशिया में, और एक लार्जेस्ट जो पोजीशन है ना उसको ऑक्यूपाई करता है कहाँ पे, साउथ एशिया में। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोजीशन की बात करी जाती है, तो यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे हिमालयाज़ का जो हमारा एरिया है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ को डिटरमाइन करने में, जो हमारे हिमालयन कंट्रीज़ के साथ में जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, अगर आप मैप में इसको शो करेंगे ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ वाला पोर्शन जो होता है हिमालय वाला रीजन है, तो यहीं पे हमारा नेपाल, भूटान और म्यांमार होता है। तो इन कंट्रीज़ के साथ में ना हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि एक तो बॉर्डर शेयर हो गया, प्लस जो हिमालय जो रेंज है ना वो सिर्फ हमारे भारत से ही नहीं इन कंट्रीज़ से भी होके निकलती है। तो जहाँ पे भी ना जैसे कोई भी रिवर है अगर वो किसी और कंट्री से निकलती है तो उसके साथ में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर या उस रिसोर्स के ऊपर ना सिर्फ हमारा ही हक नहीं रहता, बाकी कंट्रीज़ भी उस पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये पॉइंट्स आप इसमें डेफिनेटली लिखिएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे चाइना के साथ तो कुछ खास रिलेशंस नहीं होते, काफ़ी हद तक चीज़ों को ना देखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें यूं ही चलती रहती हैं, लेकिन इसमें आपको रिलेशन जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव दोनों ही अकॉर्डिंग लिखने हैं। अब ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा जो इंडिया का जो डोमिनेंस है कहाँ पे, इंडियन ओशन के ऊपर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पावर बन चुका है, या हमारी जो पावर है ना उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारा इंडियन पैसिफिक रीजन है उसके लिए। अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो जो इंडियन ओशन रीजन है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, किस चीज़ के लिए, ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारा जो ट्रेड है ना वो बहुत अच्छे से होता है। ट्रेड का मतलब क्या है, व्यापार, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चीज़ों को पहुँचाना, प्लस कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से, तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, जो कि हमारे भारत देश में जिसके इतने सारे डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको समझाए हैं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया, जोग्राफिकल फैक्टर। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है पॉपुलेशन। देखिए जोग्राफिकल लोकेशन मतलब कि पोजीशन, प्लेस के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है पॉपुलेशन का, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना वैसे वैसे जो रिसोर्सेज है ना उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी ज़रूरत बढ़ जाएगी। मानिए कि आपके घर में अगर पहले 2 रोटी बनती है तो आपके घर में आटा उसी अकॉर्डिंग कंज्यूम होता था, लेकिन जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे तो 2 की जगह पे 4 रोटी बनेगी, 4 की जगह 10, तो उससे क्या है जो नंबर ऑफ अमाउंट है ना रिसोर्सेज का वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सेम चीज़ पॉपुलेशन के साथ में होती है कि जो हमारा भारत देश है ना वो करंट स्टेटस पे अगर हम बात करें तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा है। अब हमारे देश को ना इसके लिए बहुत बड़ी बिग मार्केट की ज़रूरत है, जो पॉपुलेशन है ना उसकी नीड को पूरा करने के लिए। उसके अलावा ये जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर डिटर्मिनेंट है हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, या कोई भी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, कहीं की भी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसका मेजर डिटर्मिनेंट क्या है, पॉपुलेशन आता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स लाइक हंगर, भुखमरी, पॉवर्टी, गरीबी, और ये सब चीज़ें जो है ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये स्टार्टिंग से एशियन से लेके अभी तक हमारा ये एक मेजर रोल इसमें रहा है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो चीज़ें जो है ना जैसे भुखमरी बढ़ती है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, पॉवर्टी, हंगर, ये सब चीज़ें ना आपको ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आप अपने आंसर में इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम में क्या है, जैसे हमारा भारत देश जो है ना यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है, जो कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना वो उनको इंस्पायर करता है, किस चीज़ के लिए, इंडियन आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन जो है ना आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है कि ये कितने कंट्रीज़ का ग्रुप है, कितनी कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। तो ये जो स्पेशली जो इंडियन एशियन कंट्रीज़ है ना वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कि जैसे जो हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है ना तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एक पार्टी सिस्टम है। पार्टी सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि एक पार्टी हो गई, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज रोल प्ले करती हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य को रखना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है पीसफुल को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर हम बहुत बार देखें ना तो जो पार्लियामेंट सिस्टम होता है ना वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर। क्योंकि आपको पता है जितना भी जैसे हमारी जो भारत देश है ना वो क्या एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, सोसाइटी में अलग अलग सेपरेट पार्टीज़ होती हैं, सेंटर लेवल पे अलग पावर्स होती हैं, स्टेट लेवल पे अलग पावर्स होती हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती हैं। तो ये चीज़ आप अपने आंसर में लिख सकते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के अंदर, गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इनको कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप साथ में जोड़ कर चलते हैं। तो अब जैसे हमारा भारत देश है ना यहाँ पे पार्टी सिस्टम है, लेकिन अगर सब लोग अपने मन की करेंगे तो क्या हमारा भारत देश आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी सिस्टम भले ही है लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो पावर में होती है, उनको आगे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप इस सबको आंसर में डेफिनेटली लिखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक तमिल इशू है जो श्रीलंका में फेस कर रहा था, और इवन अभी भी जो श्रीलंकन क्राइसिस है ना वो भी आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक मैसिव लेवल पे चल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना ये एक इकोनॉमिक सॉवर्जिनिटी आती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। जैसे कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ होती है 1991 की यहाँ पे बात करी गई है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना ये किस चीज़ से रिलेटेड आता है? मार्केट, ट्रेड,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आता है। तो ये जो है ना, इसके बाद में 1991 के बाद की बात करी गई है कि इस टाइम के बाद में जो हमारा भारत है ना, वो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गया था। इंडियन की हमारे भारत की जो इकोनॉमिक है ना, वो काफ़ी हद तक ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तो वो काफ़ी कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करती है। मतलब कि मानिए आप काफ़ी इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, आपके पास बहुत पैसा है, उसको फिर ना आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलते हैं। तो अगर हमारे जो भारत है ना, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई, तो इसकी वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना, उनको अट्रैक्ट किया गया। स्पेशली अगर हम एनर्जी कंज्यूम की बात करते हैं, तो जो इंडिया है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी कंज्यूमर है। जैसे बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना, उनके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। किस चीज़ के पर्सपेक्टिव से? एनर्जी के बेसिस पे। जैसे कि ईरान, रशिया, इकोनॉमिक अलायंस बहुत सारे अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा होता है। आप खुद को एग्जाम्पल लीजिए, कंट्री का छोड़िए, आप खुद का एग्जाम्पल लेके देखिए। अगर आपके पास में पैसा होता है ना, तो आपके लोगों का ना आपकी साइड ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हाँ, किसी के पास पैसा है, तो आप लोगों का ये रहेगा कि आप अपने उस पैसे को ना उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो यही चीज़ें यहाँ पे समझा रखिए कि जब हमारा इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना, वो काफ़ी हद तक अट्रैक्ट हुई। जो ट्रेड है ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ा। लेकिन कुछ जो ट्रेड है ना, उसमें कुछ नेगेटिविटी भी देखने को मिली। जैसे इंडो चाइना के रिलेशंस हो गए, वो आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉलोनियलिज्म का लिख सकते हैं। जो वेपन्स और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है ना, जो हम दूसरी कंट्री से बोरो करते हैं, जैसे रशिया से मोस्टली हमने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना, वो हम उनसे लेते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने इसमें आंसर में लिख सकते हैं कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना, वो इस चीज़ के ऊपर भी वर्क करती है कि अगर कोई चीज़ की आप इक्विपमेंट्स है, डिफेंस है, मेडिकल है, इन चीज़ों में अगर आपके पास में किसी चीज़ की कमी है, तो आप दूसरी कंट्री से उसको बोरो कर पाएँ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद में नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है रीजनल इन्वायरमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनल इन्वायरमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा था फॉरेन पॉलिसी में। तो यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 1971 का, जो अलायंस था चाइना, यूएसए, पाकिस्तान का। तो इन्होंने ना, ये जो अलायंस हुआ था ना, इससे हमारे भारत देश में काफ़ी हद तक क्राइसिस हमको फेस करने पड़े थे। लेकिन हमारा जो रशिया के साथ ना अभी हमारा काफ़ी हद तक रिलेशन अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम वहाँ से परचेज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स है, वो वहाँ से रशिया की हेल्प से क्या होती है, पूरी हो रही हैं। इसके अलावा जैसे जो इंडिया की कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ हुई थी। किस चीज़ के ऊपर? पावर लुक ईस्ट पॉलिसी और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई थी ना, ये काफ़ी हद तक बढ़ी थी। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको आंसर को देख सकते हैं। रीजनल इन्वायरमेंट के बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, वो आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने थॉट्स, आइडियाज़, गुड्स और चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं ना, वो एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना, जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो ग्लोबल फैक्टर है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो गया किस चीज़ के अंदर? फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जैसे हमने बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हुए थे, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड था, तो इससे हमने अपने आप को बाहर निकाल लिया था। बहुत सारे जो ऐसे एग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज़ हैं, उनको साइन किया गया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे जो हमारा कॉर्पोरेशन हो गया इंडिया अमेरिका के बीच में, यूनाइटेड स्टेट के बीच में, तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर का टाइम इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देना। जो टेररिज्म है अफगानिस्तान से रिलेट करता है, तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मिलिट्री पावर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंट्री की सॉवरजिनिटी को, किसी भी कंट्री के कोई भी नेशन है, उसको प्रोटेक्शन देनी है ना, तो वहाँ की जो मिलिट्री पावर है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम भारत की बात करें, तो जो इंडिया है ना, वो 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है आर्मी के पर्सपेक्टिव से, या मिलिट्री अलायंस में देखें, और नेवी और इसमें एयरफोर्स में देखें तो 6th नंबर पे आता है। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने इसमें आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है किस चीज़ का? फॉरेन पॉलिसी में जो मिलिट्री पावर है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं इस आंसर से रिलेटेड, और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए ना, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं।
काफ़ी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या था, आपको नेचर और टाइप्स बताने थे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी उसके डिटरमिनेंट्स के। तो ये क्वेश्चन था, डिस्कस द नेचर एंड द टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जिसमें मैं आपको इसी कोड का, ये जो BPSC 142 है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग वर्ल्ड, इसका जो मैं आपको सेकंड जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।